पाकिस्तानी सियासत में कई बड़े नाम हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका अंदाज सबसे अलग था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वजीर आज़म की जो ना सिर्फ बलूचिस्तान से आने वाले वाहिद रहनुमा थे, बल्कि जिनकी मुफाहमती सियासत ने एक बहुत ही मुश्किल दौर में मुल्क को संभालने की कोशिश की। जी, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आइए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि पाकिस्तान की तारीख में बलोचिस्तान से आने वाले वाहिद वजीर आज़म कौन थे? इसी सवाल का जवाब हमें आज के मौजू के बिल्कुल मरकज में ले जाता है। और जवाब है मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, पाकिस्तान के 13वें वजीर आज़म। उनकी कहानी मुफाहमत, सियासत और उसूलों की एक बड़ी दिलचस्प दास्तान है। तो आइए मिलकर उनके सफ़र को समझते हैं। अच्छा, किसी भी लीडर को समझना हो तो उनकी शुरुआत देखनी पड़ती है ना। तो सवाल यह है कि जमाली साहब की शख्सियत की जड़ें कहाँ थीं और उनकी बुनियाद कैसे बनी। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली 1 जनवरी 1944 को बलूचिस्तान के एक बहुत बासर सियासी ख़ानदान में पैदा हुए। इनका ताल्लुक जमाली कबीले से था, तो रिवायती सियासत की समझ तो उन्हें विरसे में मिली थी, लेकिन साथ ही इन्होंने एचएसएन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और फिर लंदन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री भी हासिल की। तो एक तरफ थी कबायली रिवायात और दूसरी तरफ जदीद तालीम। यही वो मिक्स था जिसने इनकी शख्सियत को इतना शाइस्ता और मुफाहमत पसंद बनाया। तो तालीम मुकम्मल हुई और फिर कदम रखा सियासत के पेचीदा मैदान में। उनका सफ़र सूबाई सतह से शुरू हुआ, लेकिन उनकी नज़रें मुल्क के सबसे बड़े अहदे पर थीं। उनका सियासी सफ़र देखें तो बड़ा दिलचस्प है। 1977 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असम्बली पहुंचे, फिर 1988 आते आते बलूचिस्तान के वजीर आला भी बन गए। लेकिन कहानी का असल ट्विस्ट आया 2002 में, जब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौम में शामिल हुए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक अहम चेहरा बनकर उभरे, और फिर इसी साल वो पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हो गए। ये सफ़र उनकी सियासी लचक को भी दिखाता है और वक्त के साथ बदलने की सलाहियत को भी। अब वजीर आज़म तो वो बन गए, लेकिन ये वक्त पाकिस्तान के लिए कोई आसान वक्त नहीं था। मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से शदीद दबाव था। तो देखते हैं कि उन्होंने इस तूफ़ानी दौर में हुकूमत कैसे चलाई। इनका दौर हुकूमत रहा नवंबर 2002 से जून 2004 तक, यानी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। और यही बात एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका इक़्तिदार इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। उनकी हुकूमत की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी मुफाहमती सियासत, मतलब सबको साथ लेकर चलने की कोशिश। उन्होंने एक मल्टी पार्टी इत्तेहादी हुकूमत को बड़ी कामयाबी से चलाया और एक फौजी सदर के होते हुए भी पार्लियामेंट को जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश की। ख्वाजा महाज पर भी वो हमेशा पड़ोसी ममालिक से बेहतर ताल्लुकात के हामी रहे। तो फिर इस्तीफ़ा क्यों दिया? असल में उन पर 2 तरफ से प्रेशर था। एक तो उनकी अपनी ही पार्टी मुस्लिम लीग काफ के अंदर इख्तिलाफात चल रहे थे जो हुकूमत को कमज़ोर कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और फौजी इस्टेब्लिशमेंट का दबाव। तो जब इन 2 मिहाजों पर दबाव बहुत बढ़ गया तो जून 2004 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो वज़ारत उज़्मा तो ख़त्म हो गई। इसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसी रही और आज पाकिस्तानी सियासत में उन्हें कैसे याद किया जाता है, आइए देखते हैं। इस्तीफ़ा देने के बाद जमाली साहब ने एक तरह से सियासत के शोर से दूरी इख्तियार कर ली। वो सियासी मंजरनामे से तकरीबन हट गए। हाँ, बाद में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन की, लेकिन वो कोई एक्टिव रोल नहीं था। तो आज अगर उनकी लेगेसी को एक जुमले में समेटना हो तो वो ये है, उन्हें एक बावकार और संजीदा रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है। और सच पूछें तो आज की सियासत में जहां हर तरफ इल्ज़ाम तराशी और तसादुम का माहौल है, उनका ठहराव और बर्दाश्त वाला अंदाज वाकई उन्हें सबसे अलग करता है। अगर इनकी पूरी सियासी शख्सियत के लिए एक लफ्ज़ चुनना हो तो वो लफ्ज़ होगा द कंसिलिएटर, यानी मुफाहमतकार। एक ऐसा सियासतदान जो लड़ाई झगड़े के बीच में भी सबको जोड़ने और समझौते को अहमियत देता है। इनकी सियासत का मरकज़ हमेशा यही उसूल रहा। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है कि आज की इस तेज़ रफ्तार और पोलराइज्ड सियासत में जहां हर कोई अपनी बात पर अड़ा है, क्या वहां मुफाहमत और समझौते की कोई गुंजाइश बाकी है? ये एक सोचने वाली बात है।